हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में जो है हम लोग उत्तर भारत का इतिहास लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उत्तर भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, सभी वंशों के बारे में जाना, इसके विभिन्न शासकों के बारे में जाना, उनसे जो संबंधित कार्य प्रमुख किए गए जिनसे प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में बनते हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की ओर बढ़े और दक्षिण भारत के इतिहास में भी लगभग जो है हमने पूरा दक्षिण भारत का इतिहास लगभग जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें संगम काल से लेकर के राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चालुक्य में भी जो इसकी विभिन्न शाखाएं थी, जिसमें वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य जिसे कहते हैं, वहीं जो कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, यानी कि इन सभी जो दक्षिण भारतीय राजवंश थे प्रमुख, इन सब के बारे में लगभग हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आज जो स्पेशली हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग कन्नौज के, यानी जो कन्नौज के ऊपर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ कन्नौज के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये जो कन्नौज है, इसके ऊपर शासन करने के लिए जो लगभग 200 सालों तक जो है 3 राजवंशों के द्वारा जो है संघर्ष किया गया। यानी कि 3 राजवंशों के द्वारा जो है लगभग 200 साल तक अनेक पीढ़ियों के द्वारा जो है इस कन्नौज पर शासन स्थापित करने के लिए संघर्ष चला। तो इतने लंबे समय तक जो कन्नौज पर संघर्ष चला, उसको कब्जा करने के लिए, उसको यानी कि उस पर स्थायित्व कायम करने के लिए, उस पर शासन करने के लिए, आखिर कन्नौज में ऐसा क्या था कि जो प्रमुख राजवंश थे उस समय के, वो इस पर शासन प्रशासन के लिए इतना जो व्याकुल थे, इतने उत्साहित थे। तो आइए हम लोग सबसे पहले उस कन्नौज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए जो ये इतना लंबा संघर्ष चला है। तो दोस्तों, कन्नौज जो है भारत का जो ये उत्तरी क्षेत्र है, भारत का जो ये उत्तरी क्षेत्र है, ये कन्नौज का क्षेत्र माना जाता है। यानी कि ये कन्नौज का क्षेत्र कहा जाता है। कन्नौज का क्षेत्र मीन्स आज का जो बिहार और उत्तर प्रदेश जो है उस समय का कन्नौज कह लीजिए, वो यानी कि आज का उत्तर प्रदेश और बिहार उस समय का कन्नौज कहलाता था। तो उस काल में है जो कन्नौज जो है, हमने जो गुप्तोत्तर काल में जो वर्धन वंश के बारे में पढ़ा था, तो वर्धन वंश में हमने पढ़ा था जो ये कन्नौज जो है, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक रहता है, वह जो है इसे अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी कि इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये जो हर्षवर्धन रहता है, इसकी राजधानी तो थानेश्वर रहती है और यह कन्नौज जो है उसकी बहन का ससुराल रहता है, और उसकी बहन के पति की मृत्यु जो है बंगाल के शासक शशांक और जो मालवा के शासक है उसके द्वारा कर दी जाती है। तो उसके पश्चात चूँकि उसका कोई पुत्र नहीं होता है, उसकी बहन यानी हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री रहती है, उसका कोई पुत्र नहीं रहता है, तो उसके बाद चूंकि उसके शासन प्रशासन वो महिला होकर के नहीं कर पाती, तो वो अपने भाई से आग्रह करती है कि तुम इस यानी कन्नौज का शासन भी तुम अपने हाथ में ले लो। तो इस वजह से जो हर्षवर्धन जो है दोनों क्षेत्रों का राजा बन जाता है, यानी थानेश्वर का भी जो कि हरियाणा पंजाब का क्षेत्र रहता है, और कन्नौज जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहता है। तो इन दोनों क्षेत्रों का जो शासक है वह हर्षवर्धन बन जाता है। और हर्षवर्धन क्या होता है, जो उसकी राजधानी थानेश्वर थी वह स्थानांतरित करके जो है वह कन्नौज ले आता है। तो इस प्रकार जो है वर्धन वंश की जो राजधानी है वह कन्नौज हो जाती है। और उस समय से जो कन्नौज जो है बहुत समृद्ध और शक्तिशाली क्षेत्र बन जाता है, यानी राजधानी के रूप में कहिए एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र रहता है वह उस काल का, क्योंकि वहाँ जो है व्यापार वाणिज्य भी बहुत अच्छा रहता है। चूँकि यह गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र रहता है, यानी गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र यह कन्नौज रहता है, तो वहाँ जो कृषि भी अच्छी रहती है। और वहाँ चूँकि गंगा जमुना का क्षेत्र रहता है तो नौका चालन भी रहता है उस काल में, तो इन नौका चालन से जो है व्यापार वाणिज्य को बहुत ज़्यादा जो मदद मिलता है। और दोआब का क्षेत्र रहता है तो वहाँ कृषि भी अच्छी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, यह क्षेत्र जो है बहुत समृद्ध माना जाता है। किंतु होता क्या है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो इस यानी कन्नौज पर जो शासन है वह आयुध वंश का एक यानी आयुध
आयुध वंश का शासन जो है कनौज पर हो जाता है। और ये आयुध वंश के जो शासक होते हैं यह मतलब इतने प्रतापी, इतने प्रभुत्वशाली नहीं रहते हैं, तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार क्या करेंगे, वो उसका संरक्षण करने में भी असक्षम नहीं होते। तो वहाँ क्या होता है उस पीरियड में, पूर्व में जो बंगाल का क्षेत्र रहता है वहाँ पाल वंश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आता है। वहीं जो है पश्चिम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में जो है प्रतिहार वंश का जो है शासक यानी प्रतिहार वंश उभर कर सामने आता है। वहीं जो है अगर दक्षिण की हम लोग बात करें तो दक्षिण में जो है राष्ट्रकूट वंश उभर करके सामने आता है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंश माने जाते थे उस पीरियड में। और वहीं जो है कन्नौज जो है एक शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता था, राजधानी माना जाता था उत्तर भारत का। तो इस वजह से ये तीनों जो है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में यानी कन्नौज के ऊपर शासन के लिए जो है ये राष्ट्रकूट वंश और जो पाल वंश है और जो प्रतिहार वंश है, ये तीनों वंश जो है संघर्ष में लग जाते हैं। और ये तीनों वंशों का जो संघर्ष है कोई 200-400 यानी 2-4 साल नहीं चलता है, बल्कि यह जो है लगभग जो है 200 सालों तक जो है यह संघर्ष चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी कि 5 चरणों में जो है यह जो है युद्ध यानी इसके लिए संघर्ष चलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किन शासकों के द्वारा जो है इस त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ होता है और किन के द्वारा जो है इस संघर्ष का अंत होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो इसके यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के जो किस शासक ने भाग लिया और वो पाल वंश के किस शासक ने भाग लिया और राष्ट्रकूट वंश के जो किस शासक ने सर्वप्रथम यानी पहला जो संघर्ष स्टार्ट हुआ कन्नौज के लिए उस पर किनके द्वारा जो है आक्रमण किया गया, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया गया। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है गुर्जर और प्रतिहार के तरफ से जो है वत्सराज भाग लेता है और इसका शासनकाल 783 से 795 माना जाता है। वहीं अगर बंगाल के पाल वंश की बात करें तो इसका जो है धर्मपाल जो शासक रहता है वह इस संघर्ष में भाग लेता है और इसका जो शासनकाल है वह 770 से 810 ईस्वी माना जाता है। वहीं राष्ट्रकूट वंश की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रकूट वंश से जो है ध्रुव इसमें शामिल होता है। इसका जो शासनकाल है यह 769 से 779 से 793 माना जाता है। दोस्तों ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव के बारे में हमने राष्ट्रकूट वंश वाले लेक्चर में देखा था कि ये जो ध्रुव है अपने वंश का यानी राष्ट्रकूट वंश का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे प्रतापी और शौर्यवान शासक रहता है। यह क्या करता है, दक्षिण भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को जीतता है। उसके बाद जो यह क्या करता है, विंध्याचल पर्वत यानी नर्मदा नदी जो भारत का जो ये बीच का क्षेत्र रहता है, इस यानी नर्मदा नदी के क्षेत्र को जितने यानी नर्मदा नदी मालवा के जो शासक है यानी दक्षिण के सभी शासकों को जीतने के बाद, मालवा के शासकों को जीतने के पश्चात वो क्या करता है, उत्तर भारत की ओर रुख करता है। यानी कि ये जो ध्रुव है यह पहला शासक होता है दक्षिण भारत का जो है कि उत्तर भारत की राजनीति में भाग लेता है और नर्मदा नदी और विंध्य की पहाड़ियों को पार करने वाला जो है यह पहला शासक रहता है दक्षिण भारत का। उत्तर भारत के तो कई शासक हुए, मौर्य काल, गुप्त काल जो हमने देखा था वह जो लगभग संपूर्ण भारत पर शासन करता है, किंतु दक्षिण भारत का पहला यह शासक रहता है जो उत्तर भारत की राजधानी यानी विंध्य के पर्वतों और नर्मदा नदी को क्रॉस करके जो है उत्तर भारत की राजनीति में भाग लेता है। तो यह ध्रुव जो है बहुत प्रतापी शासक रहता है और वह भी जो है यह कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज के लिए उसमें शामिल होने वाला इस वंश का यह पहला शासक रहता है। तो उसका जो शासनकाल हमने देखा 779 से 793 रहता है और इसमें क्या होता है कि जो ये वत्सराज यानी कि जो ये दोनों तो उस कन्नौज पर आक्रमण करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ये डरते हैं कि एक आक्रमण करेगा यानी कि अगर गुर्जर प्रतिहार आक्रमण करता है तो पाल विरोध करेगा, तो इस वजह से है दोनों जो है इंतजार करते हैं। किंतु अंत में जो है क्या होता है, वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक रहता है वह क्या करता है कि कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और कन्नौज पर आक्रमण करता है तो उस समय जो है इंदिरा युद्ध जो है
यानी इंद्रायुध जो है आयुध वंश का शासक रहता है, जिसका उस समय शासन चल रहा होता है। तो ये वत्सराज क्या करता है, इंद्रायुध को जो है हरा देता है, और हराने के बाद क्या करता है, उसका राज्य उसे लौटा देता है इंद्रायुध को, उसे अपना सामंती शासक वहां घोषित कर देता है। तो जब यह यानी कि इंद्रायुध जो है राजा तो बने रहता है, लेकिन एक सामंत के रूप में, नहीं, प्रतिहार वंश का जो वत्सराज रहता है उसके सामंत के रूप में वह शासक बना रहता है वहां। जब ये जो पाल वंश का जो धर्मपाल रहता है, जब इसको इस बात की जानकारी मिलती है कि इंद्रायुध को यानी वत्सराज ने हरा दिया और शासन कर लिया है, तो वह क्या करता है, इस पर आक्रमण कर देता है वत्सराज पर, और दोनों के बीच जो है युद्ध होता है। तो लेकिन वत्सराज जो है जीत जाता है, धर्मपाल जो है इस युद्ध में हार जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस ध्रुव की एंट्री होती है, यानी इस द्विपक्षीय संघर्ष जो अब तक दो राजाओं के बीच था, ये त्रिपक्षीय संघर्ष बनता है ध्रुव के आगमन से। और ये जब ये ध्रुव का आगमन होता है इस कन्नौज के लिए, तो वो क्या करता है, सबसे पहले झांसी यानी कि मालवा और को जीतते हुए जो है वह झांसी के पास जो है वत्सराज के साथ उसका एक भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या करता है कि वह जो है वत्सराज को हरा देता है और कनौज पर शासन कर लेता है। वहीं जो है धर्मपाल के साथ भी उसके बाद उसका युद्ध होता है, और धर्मपाल को भी वह हरा देता है, और कनौज पर जो है वह पूर्ण रूप से शासन कर लेता है। किंतु चूंकि यह दक्षिण भारत का राजा रहता है ध्रुव, तो यह ज़्यादा समय तक उत्तर भारत में रह नहीं पाता है, क्योंकि इसे अपने दक्षिण की राजनीति संभालनी रहती है। यहाँ पर भी जो है पल्लव, पांड्य और चेर सब जो थे अपनी यानी इसके ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में रहते हैं। तो ये क्या करता है, वापस आ जाता है अपने दक्षिण भारत की ओर। और जब ध्रुव वापस आता है, तो ध्रुव के वापस आने के बाद चूंकि ध्रुव और वत्सराज के बीच जो लड़ाई होती है, तो वत्सराज बुरी तरह से पराजित रहता है, वो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुए रहता है। तो ध्रुव तो वापस आ जाता है, तो ये धर्मपाल क्या करता है, मौका का फायदा उठा करके फिर से वत्सराज को जो है उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में क्या होता है कि ये वत्सराज हार जाता है और धर्मपाल जीत जाता है। और धर्मपाल जब जीत जाता है इस युद्ध में, तो वो क्या करता है, इंद्रायुध के स्थान पर जो है कनौज पर चक्रायुध यानी चक्रायुध इसका आदमी रहता है, उसे वह सामंती राजा वहाँ का कनौज का घोषित कर देता है, और इस प्रकार जो है कनौज पर जो है पाल वंश का शासन हो जाता है। ये तो हो गया दोस्तों इसका पहला चरण, ये प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण में हम लोग देखते हैं कि द्वितीय चरण में क्या होता है। तो द्वितीय चरण चूंकि अब तक जो है धर्मपाल का शासन चल रहा होता है, द्वितीय चरण में जो है नागभट्ट भाग लेता है, नागभट्ट द्वितीय, जिसका शासनकाल 793 से 833 माना जाता है। वही द्वितीय चरण में धर्मपाल ही रहता है, यानी पाल वंश से धर्मपाल ही रहता है। गुर्जर प्रतिहार से तो नागभट्ट द्वितीय रहता है, और पाल वंश से यह धर्मपाल ही द्वितीय चरण में भी रहता है, क्योंकि यह काफी समय तक जीवित रहता है। वहीं राष्ट्रकूट वंश से जो है गोविंद तृतीय जो है इसमें शामिल होता है, इसका शासनकाल 793 से 814 माना जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, गोविंद तृतीय जो है फिर यह भी बहुत महत्वाकांक्षी शासक रहता है। यह भी क्या करता है कि दक्षिण भारत में राजपाट को समेटने के बाद ये भी उत्तर की ओर रुख करता है, उत्तर में आता है। तो ये क्या करता है कि नागभट्ट द्वितीय को भी हराता है, धर्मपाल को भी हराता है, और फिर से क्या करता है, कनौज पर शासन कर लेता है। यानी दोबारा जो है फिर से जो है राष्ट्रकूटों का जो शासन है वह कनौज पर हो जाता है। किंतु यह गोविंद तृतीय भी चूंकि ज़्यादा समय वह उत्तर की राजनीति में रह नहीं सकता है, दक्षिण भारत में उसका राजपाट सब खतरे में रहता है, क्योंकि ज़्यादा देर अपनी राजधानी से दूर रहने के बाद वहाँ खतरा रहता है। तो इस वजह से फिर से ये भी है जो वापस से दक्षिण की ओर आ जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में भी हो जाता है राष्ट्रकूटों का ही शासन जो है कनौज पर देखने को मिलता है। ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में भी जो है क्या है कि राष्ट्रकूटों का यानी राष्ट्रकूट वंश का ही जो है गोविंद तृतीय का जो है कनौज पर शासन रहता है, और वह यानी कनौज को जीतने के बाद फिर अपने दक्षिण भारत की ओर, अपने राज्य की ओर यानी राष्ट्रकूट वंश में लौट आता है। अब इसके तृतीय चरण की हम लोग बात करते हैं।
तृतीय चरण में जो है भाग लेने वाला शासक राष्ट्रकूट यानी गुर्जर प्रतिहार की तरफ से तो मिहिर भोज रहता है और इसका शासनकाल जो है 836 से 889 रहता है। वहीं जो है पाल वंश से देवपाल रहता है, इसका शासनकाल 810 से 850 माना जाता है। वहीं जो राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसका शासक अमोघ वर्ष रहता है उस समय, और ये इसका जो शासनकाल 814 से 878 ईस्वी माना जाता है। और इस तृतीय चरण में क्या होता है कि ये मिहिर भोज जो बहुत ही प्रतापी और बहुत महत्वाकांक्षी शासक रहता है, यह जो पूर्णतः जो है कनौज पर शासन कर लेता है। और इस देवपाल को यानी देवपाल को हराने के बाद वो क्या करता है, पूर्णतः जो है कनौज पर शासन कर लेता है और कनौज को अपनी राजधानी बना लेता है। वहीं राष्ट्रकूट वंश के जो अमोघ वर्ष है यह मीन्स यह तटस्थ रहता है इस युद्ध में, मीन्स यह दक्षिण भारत में रहता है चूँकि, और यह जो है युद्ध में इसका इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके शासनकाल में जो है यह जो है अपने शासनकाल में जो है कला, साहित्य, स्थापत्य आदि में इंटरेस्ट लेता है। यानी राष्ट्रकूट वंश में इसके शासनकाल में स्थापत्य, कला आदि का जो है सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। तो यह जो है युद्ध में इंटरेस्ट नहीं लेता है और तटस्थ रहता है। ऐसा नहीं है कि वह पीछे हट जाता है, लेकिन तटस्थ रहता है, तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता। तो इस वजह से जो है ये यानी मिहिर भोज जो है यह इस पर शासन करता है और इसे अपनी राजधानी बनाता है। लगभग 100 सालों तक इसके बाद जो है मिहिर भोज के बाद जो है लगभग 100 वर्षों तक जो है इस कनौज को राजधानी के रूप में गुर्जर प्रतिहार लोग ही इस्तेमाल करते हैं। और ये मिहिर भोज क्या करता है कि चूंकि इसके बहुत सारे शासकों को ध्रुव में ने हराया था, गोविंद तृतीय ने हराया था, तो इस वजह से ये क्या करता है, मिहिर भोज जो है ये कृष्ण द्वितीय को यानी जो इसका एक शासक रहता है राष्ट्रकूट का कृष्ण द्वितीय, इसके सेनापति से उसका युद्ध होता है यानी मिहिर भोज का। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि उसके शासक से यानी सेनापति से जो यह हार जाता है। इसके चतुर्थ चरण में हम लोग आते हैं। तो चतुर्थ चरण में महेंद्रपाल रहता है गुर्जर प्रतिहार के तरफ से, और देव यानी पाल वंश का जो है इस काल तक यानी देवपाल के बाद जो है कोई भी योग्य शासक नहीं होता, तो ये पतन की ओर होता है। तो इस वजह से इस वंश का कोई भी जो शासक है इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं रखता है कि इस कनौज के संघर्ष में वह भाग ले, यानी कि कनौज के लिए लड़ने की क्षमता इसके शासकों में नहीं होती, तो ये पीछे हट जाता है। और यहीं इसकी अगर बात करें राष्ट्रकूट की, तो कृष्ण द्वितीय जो है यह इस संघर्ष में भाग लेता है। यानी इस काल तक यानी चतुर्थ चरण तक जो है यह त्रिपक्षीय संघर्ष ना होकर द्विपक्षीय संघर्ष हो जाता है, द्विपक्षीय संघर्ष हो जाता है, क्योंकि जो पाल वंश का जो है कोई भी शासक इसमें भाग नहीं लेता है, सिर्फ गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश जो है सिर्फ इसमें शामिल रहता है। और इसका पंचम जो चरण है, पंचम चरण में जो है महिपाल यानी कि इसका जो शासक रहता है महिपाल गुर्जर प्रतिहार के तरफ से, और राष्ट्रकूट के तरफ से इंद्र तृतीय जो है इसका शासक रहता है। तो ये क्या करता है कि इस काल तक जो है यानी कि महिपाल और महेंद्रपाल तक जो है कनौज जो है बहुत ही विकसित और यानी कि अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है। वहाँ बहुत अधिक विकास कृषि और उद्योग धंधों का भी हो जाता है, तो यानी कि बहुत विकसित हो जाता है और यह इस राजधानी के रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी महिपाल और महेंद्रपाल के शासनकाल तक जो है कनौज अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, यह यानी वह विकास के चरमोत्कर्ष पर, यहाँ समृद्ध सबसे ज़्यादा समृद्ध जो है इस काल में कनौज अपनी स्थिति में यानी समृद्धि के सबसे चरमोत्कर्ष स्थिति में यहाँ इस काल में होती है। तो इस यहाँ क्या होता है पंचम यानी जो पांचवा जो चरण रहता है इसमें जो ये इंद्र तृतीय रहता है, यह जो है इंद्र तृतीय क्या करता है यहाँ कनौज पर आक्रमण करता है और यानी दक्षिण भारत में आक्रमण करके जो कनौज जो है यानी 963 ईस्वी में जो है कृष्ण तृतीय उत्तर भारत पर आक्रमण करता है और कनौज के साथ साथ उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों को जीत लेता है। यानी ये जो यानी ये जो इंद्र तृतीय रहता है यह भी बहुत शक्तिशाली है और बहुत ही प्रतापी शासक रहता है राष्ट्रकूट वंश का। तो यह है जो उत्तर भारत पर आक्रमण करता है, न सिर्फ कनौज पर शासन करता है बल्कि उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों को भी जीत लेता है और कनौज को जो है बहुत बुरी तरह से लूटता है और उसे तहस नहस करता है।
तो इस वजह से है कन्नौज जो है वह मीन्स उसकी स्थिति जो है घटने लगती है, यानी वह जो है उसका जो अवसान कहिए या पतन कहिए उस स्थिति में वह आने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि 1018 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण होता है। यानी इस काल तक ये जो महमूद गजनवी जो है भारत पर कई बार आक्रमण करता है, तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी भी जो है कन्नौज पर आक्रमण करता है, क्योंकि कन्नौज उस काल की सबसे समृद्ध राजधानी थी। तो इस वजह से लूट के लिए जो है कन्नौज पर आक्रमण करता है और बुरी तरह से जो है कन्नौज को लूटता है। इसकी सारी संपत्ति, सारी समृद्धि जो है वह लूट करके ले जाता है। बड़े पैमाने पर जो यहाँ जो लूटपाट मचाता है। इस प्रकार क्या होता है कि जो है कन्नौज जो है अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार हमने देखा था कि जो पाटलिपुत्र जो है हर्यक वंश के जो उदायीन है उसके द्वारा जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है, उसके बाद क्रमशः शुंग वंश, कन्नड़ वंश, मौर्य और गुप्तों के काल तक भी लगभग जो है राजधानी पाटलिपुत्र रहती है और यह समृद्धि यानी उत्तर भारत का सबसे समृद्ध नगर माना जाता था। किंतु गुप्तोत्तर काल में क्या होता है, उज्जैनी को जो है राजधानी बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे जो है पाटलिपुत्र का पतन हो जाता है। सेम वही कंडीशन जो है इस कन्नौज के साथ होता है। कन्नौज भी जो है इसके बाद यानी कि इंद्र तृतीय और जो महमूद गजनवी के लूट के बाद जो क्या होता है, यह अपने अवसान की ओर अग्रसर हो जाता है, अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके बाद जो है मुस्लिम आक्रमणकारी जो है बारी बारी से आक्रमण करते हैं और वह जो है जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन होता है तो वह लोग जो है दिल्ली को जो है प्रमुखता देते हैं, यानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ कन्नौज जो है एक साधारण नगर बन करके रह जाता है, उसका अस्तित्व जो है वह धूमिल होने लगता है, यानी उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है और वह एक साधारण नगर बन करके रह जाती है। तो ये थे दोस्तों कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के से संबंधित जानकारियां जिससे एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।